जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं योगेश करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया वीडियो लेके आया हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नए वीडियो में अपन को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल के अंदर कि वहां पे लिख रखा है क्विक रिवीजन पीवाईक्यू एंड एमआरक्यू, है ना। तो फटाफट से इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करते हैं और पीवाईक्यू करते हैं और एमआरक्यू करते हैं। एमआरक्यू क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है? तो देखो यहां पे अपन सबसे फर्स्ट लेके चलते हैं, फटाफट रिवीजन करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। तो चार्ज को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है ये चार्ज? होता क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की, ठीक है। उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास में प्रोटॉन्स होते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो यहां पे अपन अपने पास में एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन ई। फटाफट रिवीजन करना है, तो यहाँ पे अपन लैंग्वेजेस ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ई। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट कुलाम, ठीक है। कुलाम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेयर ई क्या है? ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। क्लियर है? ये चार्ज होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। फिर अपन देखते हैं करंट, ठीक है। करंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला ये है। I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी हो सकता है, ठीक है। Q चार्ज है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो यहां पे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी कुलाम पर सेकंड। कुलाम पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए एक बार डेफिनेशन देख लेना। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से? इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जैसे मैं समझाऊं, जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, इसके आसपास में इसने अपनी एक फील्ड बना रखी है जिसमें ये फोर्स लगाता है, ठीक है। एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कुलाम, ठीक है। ये कहां पे रखा है? एट इंफिनिटी, ठीक है। यहां से यहां पे लेके आने में जो वर्क करना पड़ा वो किस में चेंज होगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होगा। क्लियर है? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू in an electric field of another charge, दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? दिख तो रहा है क्या? मैं देख लेता हूं भाई एक बार। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इस इंफिनिटी से यहां पे लेके आए किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसमें जो वर्क हुआ वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, ए से बी पे लेके जाना है, तो उसमें भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसी भी लगा सकता है। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन फोर्स लगेगी, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। तो फोर्स कैसी भी लगेगी, तो फोर्स तो लग रही है। अब फोर्स लग रही है तो ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा या फिर दूर फेंकना चाहेगा। अब अपन पकड़ के यहां से यहां लेके आने, तो वर्क अपन को करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज, यहां पे कोई सा भी चार्ज हो सकता है, स्मॉल क्यू ले लो, ठीक है। स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज है।
ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता क्या है, वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज, कोई से भी चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके गए तो वो वर्क किया अपन ने। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेल्टा वी जो होगा वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, नहीं रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम को अपन वोल्ट बोलते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल पर कुलाम को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, और कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में। डेल्टा वी क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, जूल पर कुलाम, वोल्ट। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो सर्किट डायग्राम्स कुछ है ना, अलग अलग सर्किट डायग्राम्स हैं। सर्किट के अंदर पहले तो क्या क्या इसेंशियल चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट सर्किट के बारे में देखते हैं। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करेगा, अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट इज फ्लो। ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखो भाई, अब अपन सर्किट में पहली चीज लेते हैं वायर। ठीक है, वायर ऐसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, दूसरी चीज लेते हैं अपन सेल, सेल को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, फिर तीसरी चीज अपन लेते हैं बैटरी, बैटरी एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन। फिर अपन देखते हैं फोर्थ, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको अपन रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, फिर अपने पास में 6 नॉर्मल सी चीज की ये वाली तो ओपन है। ठीक है, और ये वाली की क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज्ड की है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर अपन देखते हैं 6 7 देख लेते हैं। 7 देखो, की के बाद में अपन देख लेते हैं एमीटर। एमीटर, एमीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे ए लिखा होता है। ठीक है, एमीटर 7th। अच्छा, एमीटर करता क्या है, इट मेजर्स करंट, करंट मेजर करता है। 8th वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वोल्टेज मेजर करता है। क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये किसी की में भी मेजर कर सकता है। इसको तो सीरीज में लगाते हैं, इसको तो सीरीज में लगाते हैं और इसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, इसको पैरेलल में लगाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इसको सीरीज में लगाते हैं, इसको पैरेलल में लगाते हैं।
क्लियर है? डीप में पढ़ना है तो वहां पे पहले पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे जाओ, ठीक है? और नहीं ना तो क्विक रिवीजन है, फटाफट फटाफट ये सारी चीजें देख लो, ठीक है? क्लियर है? हो गया? मिटा देते। देखो भाई, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं, बोर्ड्स पास में है। बोर्ड्स सर, ये बोर्ड्स का प्रेशर हैंडल नहीं होता। अरे अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल पेपर देते हो ना स्कूल वाले, वैसा ही पेपर आएगा, बस कहीं और जाके देना पड़ेगा, अपने स्कूल में नहीं, ठीक है? अपने स्कूल वाले टीचर नहीं मिलेंगे, दूसरे टीचर मिलेंगे जिनको तुम जानते नहीं हो, ठीक है? देखो भाई, सर्किट हो गया। अब मेन चीज आ रही है, देखो सबसे मेन चीज है इस चैप्टर की, ओम्स लॉ, ठीक है? सबसे मेन चीज, इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार, ठीक है? ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ देखते हैं फटाफट। ओम्स लॉ क्या होता है? जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है? ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी, एक बैटरी हमने लगा दी, ये कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस होगा खुद का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो क्या बोलते हैं, जो यहां से बैटरी से करंट गया, V वोल्टेज की बैटरी थी, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस V है ना? करंट I गया तो इसमें भी जाएगा, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या बोलता है? एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? देखो प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, एटसेट्रा, ह्यूमिडिटी वगैरह सब, ठीक है? इस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the current flow through it। समझ रहे हो? देखो क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये इसके एंड्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट जो इसमें से जा रहा है, मतलब डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट के। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या होगा? IR होगा, और R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसका नामकरण क्या है इसका? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है? क्या करता है ये? इट अपोज फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्लियर है? डेल्टा V इज इक्वल टू IR। क्लियर? जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करें, दोज कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है? ओम्स लॉ को फॉलो करें, आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर बोलते हैं उनको,
ठीक है, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर। और जो नहीं करते ओम्स लॉ को फॉलो तो वो क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर है ना, जो नहीं करते वो क्या है, नॉन ओमिक, और जो करते हैं वो ओमिक। अच्छा, करते हैं तो पता कैसे लगेगा, पता ऐसे लगेगा कि आई और वी के बीच में जो कर्व है ना, आई और वी के बीच में जो कर्व है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कर्व बिटवीन आई एंड वी इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके ऊपर जाने के बाद में दिक्कत करता है। नॉन ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन यहां पे भी नहीं होता। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ऐसे चलेगा, या फिर ऐसे करके ऐसे चलेगा। सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं उनको, नॉन ओमिक कंडक्टर्स को। क्लियर है, छोड़ो वो सारी चीजें छोड़ो। आई और वी ग्राफ, तो देखो एक्स एक्सिस पे तो वी है, यहां पे आई है, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप ऑफ आईवी कर्व। आईवी कर्व का स्लोप, आई वाई एक्सिस पे, वी एक्स एक्सिस पे, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा या 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा, है ना, रेजिस्टेंस होगा या 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो इसका स्लोप होता है टेन थीटा से निकालते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर आई और बेस में वी, तो यहां पे जाओ, आई अपॉन वी करना है तो 1 अपॉन आर होगा क्या, देखो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई अपॉन वी करना है तो 1 बाय आर इज इक्वल्स टू आई बाय वी, 1 बाय आर ही होगा। तो आई वी कर्व का स्लोप क्या होता है, 1 बाय आर। कौन देता है, 1 बाय आर देता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, 2017 में इस पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 17 में इस पे क्वेश्चन आया है। 3 कंडक्टर दे दिए ऐसे ए बी सी करके, और फिर उसके बाद में पूछा है कि किसका स्लोप ज्यादा होगा या फिर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर किसका स्लोप ज्यादा होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और वी आई कर्व का देखो, यहां पे छोटा सा बना दे, छोटू, देखो यहां पे v, यहां पे i, यहां से ऐसे आ रहा है ये थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा इसका, टेन थीटा से v अपॉन आई आएगा और इसका स्लोप r होगा। इसका स्लोप क्या होगा, r होगा। क्लियर है, इसका स्लोप क्या होगा, r होगा। आ गया समझ में, आ गया, पक्की बात, मिटा दे। ठीक है, ओके, फटाफट फटाफट ओम्स लॉ को अच्छे से याद रखना, ओम्स लॉ को अच्छे से याद रखना। देखो भाई, ओम्स लॉ से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपन ने कर्व देख लिया, आई वी कर्व, वी आई कर्व। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। यहां पे अपने पास में रेजिस्टेंस एक नई चीज आई है, रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने देखा था। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पहले तो इसकी यूनिट देखते हैं। इसके बारे में तो बता ही दिया कि ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर। अब ये क्या है, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऐसा यूनिट देखते हैं पहले तो, ऐसा ही यूनिट, ऐसा यूनिट आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होगा क्या, v इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं लाला, देख लो इधर, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, ओम का सिंबल ऐसा है, ओम वाला ओम नहीं है, शंकर जी वो वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, वो तो है ही, पर ये वाला है अभी। ठीक है, r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। क्लियर है। अब देखो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, फटाफट फटाफट देखो। पहला फैक्टर है लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहली चीज।
ठीक है। सेकंड, एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। कैसे करता है? इनवर्सली, यहां पे डायरेक्टली है ना, यहां पे इनवर्सली। ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आर इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, एंड हियर वी हैव आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब सर फिर से नया टर्म लेके आ गए हो, रेजिस्टिविटी नया टर्म है। ठीक है, नया टर्म है, नया टर्म है। अरे पढ़ लिया, साल भर हो गया, अरे अब तक नहीं, चलो कोई नहीं। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, जो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, सब कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी। कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है ना, कोबाल्ट के लिए अलग है, जिंक के लिए अलग है, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। क्लियर? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है सर। ठीक है, क्लियर? नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अच्छा देखो, एक और चीज यहां पे लेंथ पे डिपेंड कर गया, एरिया पे डिपेंड कर गया, एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, वैसे वैसे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर भी बढ़ता है। ठीक है, अपने कोर्स में अभी नहीं, ठीक है, पर आ जाए तो पूछ ले तो क्या लिखोगे? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है, पर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सिंपली नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दें? ठीक है, देखो देखो देखो, देखो। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि फटाफट फटाफट क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल में दो तीन चीजें अच्छे से याद रखना। ठीक है, कब क्या होता है, कब करंट सेम रहता है, कब वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना, अच्छे से। देखो देखो भाई, तो अपन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस तो करवा दिया ना मैंने। ओहो लेट में लेट करवा रहे हो सर। नहीं 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 नहीं, फटाफट फटाफट करवाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखना है। अब देखो, पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सर धीरे धीरे पढ़ाना, अब थोड़ा धीरे धीरे, है ना। अब हमारे मतलब की चीजें आई है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब एक रजिस्टर ऐसे लगाया, फिर इसी के आगे जस्ट दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा, है ना। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर लगा सकते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन है। क्लियर है? फिर अपन क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करवा देते हैं। बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। क्लियर? आगे समझ में? बैटरी से कनेक्शन दिया। रेजिस्टेंस माना R1, R2, R3 एंड ये V वोल्टेज की बैटरी लगा दी। ठीक है, तीन तो रेजिस्टेंस लगा दी और V वोल्टेज की बैटरी लगा दी। इससे करंट आया I। क्या करंट आया इससे? I। ठीक है, ये करंट यहां गया होगा, यहां पे भी गया होगा, यहां पे भी गया होगा। एक चीज याद रखना, जितना करंट बैटरी से निकाल रहे हो उतना करंट बैटरी को लौटा दो।
है ना, जितना करंट बैटरी से निकाल रहे हो उतना करंट बैटरी को लौटा दो। लौटा नहीं, लौटाना है, मतलब देना है वापस, लौटा नहीं देना है उसको। ठीक है, देखो देखो R1 R2 R3, ठीक है। यहां पे एक एक चीज अच्छे से याद रखना। पहली चीज क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। सब रजिस्टर में करंट सेम रहेगा, सब में करंट सेम रहेगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या फिर द रजिस्टर्स इज डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे V1 रहेगा, यहां पे V2 रहेगा, यहां पे V3 रहेगा। ठीक है, और तीनों के पोटेंशियल को मिलाएंगे तो बैटरी का पोटेंशियल आ जाएगा, यानी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से। ठीक है, तो यहां पे तो लिखेंगे टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, टोटल को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, मतलब इन सबकी जगह पे एक आ गया, इन सबको जोड़ा तो वो एक है, उसको इक्विवेलेंट बोल रहे हैं कि इनके सबके बराबर वो है। क्लियर, तो आर इक्विवेलेंट V1 I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। देखो I1 I2 I3 और I इक्विवेलेंट सब I के बराबर है क्या? टोटल करंट भी आई है, इसमें जाने वाला करंट भी आई है, इसमें जाने वाला भी आई है, इसमें जाने वाला भी आई है, तो टोटल करंट आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। करंट सेम बोला ना भाई, क्या बोला, सेम बोला। ठीक है, तो करंट सेम है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा I इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन ले लिया हमने I, यहां पे अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हुआ, R इक्विवेलेंट क्या आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशंस आती भी नहीं है और करवाने की जरूरत भी मेरे को नहीं है, तुम सीधा याद रखो R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, कितने भी रजिस्टर हो डायरेक्टली ऐड कर दो। इन पैरेलल 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, इसमें क्या होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन 1 बाय Rn। क्लियर, चमका नहीं चमका, चमक गया, अरे चमका क्या आया, ठीक है। देख भाई, अब देखो क्या होगा, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल की कुछ कंडीशंस याद रखो। पैरेलल की कंडीशन 1 2 और एक 3 रजिस्टर हमने ले लिए। ठीक है, ये बैटरी लगा दी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 ये R2 ये R3, 3 रजिस्टर्स हमने लिए, तीनों में करंट अलग अलग जाएगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग होता है, करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर में करंट अलग अलग होगा। दूसरा, पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम इन ईच रजिस्टर, पैरेलल में सभी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप मतलब खपत हो गई, वहां पे उसकी पोटेंशियल की जो खपत हो रही है वो इसमें भी और इसमें भी सेम है। खपत मतलब खत्म हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल यूज हो रहा है, यहाँ पे भी जो यूज हुआ, यहाँ पे भी जो यूज हुआ, यहाँ पे भी जो यूज हुआ, तीनों में सेम यूज होगा। ठीक है, क्लियर है।
तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। ये चीजें याद रखना, सारी चीजें हो जाएगी फिर क्वेश्चन आगे। क्लियर है? ठीक है, मिटा दे। ओके अब देखो हीटिंग इफेक्ट और पावर दोनों की बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट, है ना। तो मतलब चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस, फिर इसके पीवाईक्यू और एमआरक्यू। ठीक है, तो देखो अब हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या, जब भी किसी वायर से करंट पास करवाते हैं कुछ समय के लिए, तो वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। When current is passed through a conductor या फिर through a wire for some time, then wire gets heats up, वायर गर्म हो जाता है। अब गर्म हो जाता है तो किस किस की चीज की वजह से गर्म होता है, तो जूल्स लॉ था एक, जूल्स लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ था। अब ये जूल्स लॉ क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है किसमें, किसमें, कंडक्टर में, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट इज, पहला पॉइंट इसने बोला, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द, किसके, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, सेकंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। थर्ड, हीट इज डायरेक्टली proportional to the resistance, to the resistance of conductor, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहां से H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT होगा। और यहां पे अपन को एक कांस्टेंट मिलेगा के I स्क्वायर RT, के की वैल्यू हो जाती है 1 बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, और H की लिए फॉर्मूला आएगा I स्क्वायर RT। क्लियर है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हीट ही एनर्जी है क्या, तो एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। एनर्जी ही वर्क होता है क्या, तो वर्क का फॉर्मूला भी I स्क्वायर RT होगा। क्लियर, आ रहा है समझ में। अब लास्ट टॉपिक है पावर। ठीक है, देखो भाई, पावर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है, पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क वापिस से लगाते हैं, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Q डेल्टा V या फिर V अपॉन T, Q V अपॉन T, Q बाई T इज I। ठीक है, तो पावर VI, पावर VI, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, देन पावर IR इंटू I, देन पावर I स्क्वायर R, दूसरा आ गया। तीसरा, I इज इक्वल्स टू V बाय R,
देन पावर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर मर जाएगा तो पावर आएगा v स्क्वायर बाय आर। डिंग 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 डिंग, पावर के 3 फॉर्मूले, पावर 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 3 फॉर्मूले। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है इसकी वॉट, वाट नहीं वॉट, वोल्ट और वॉट, ठीक है, वाट नहीं होती है। 8 वाट का बल्ब लाना, बल्ब भाई बल्ब नहीं बल्ब, ठीक है, क्लियर है, वाट। देखो इसकी ये जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं अपन, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, क्लियर है, आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या, ठीक है। 1 किलोवाट, 1 KW 1000 वॉट होते हैं इसमें, कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। क्वेश्चन आएंगे यहां से, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उतार लो फटाफट देख लो, ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब अपन PYQ लगाते हैं, क्लियर है, एक बार मैं सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देता हूं, मिटा दें, ठीक है, देखो फिर तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देते हैं। हाँ भाई देखो भाई, यहां से लिखे, हाँ यहां से लिखते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू NE, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाय T। तीसरा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू NE बाय T। चौथा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W बाय Q, है ना, डेल्टा V इज इक्वल्स टू, अच्छा डेल्टा V को भी लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W बाय Q, ठीक है। सिक्स अपने पास में डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लो। सेवंथ R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रेजिस्टिविटी, है ना, इसकी यूनिट ओम है, इसकी यूनिट ओम मीटर है, ठीक है, इसकी यूनिट ओम मीटर है, इसकी यूनिट ओम है, ठीक है। एट्थ सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज, ठीक है, सीरीज के लिए R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn तक, ठीक है। फिर 9th 1 अपॉन R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, ठीक है, ये तो मिटाने नहीं है अपन को, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn तक, ठीक है। 10th इधर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे 10th, देखो यहां पे सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, पर अब सीरीज और पैरेलल में क्या सेम रहता है वो देख लेता है। तो सीरीज की बात करें तो सीरीज में I तो सेम रहता है और V डिफरेंट रहता है। पैरेलल में, है ना, पैरेलल में V तो सेम रहता है, I डिफर करता है, ठीक है। फिर 12th हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। 13th पावर का फॉर्मूला VI, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर की, क्लियर, आ गया। अब क्वेश्चन लगाते हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अपने पास हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना, जो 2024 का था, ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। देखो
शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो 6 ओम रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, तो आर की वैल्यू तो दी है 6 ओम, ठीक है। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी दी इन्होंने कि 9 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, 9 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, जस्टिफाई भी करना है, मतलब लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी में और पार्ट भी है, एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। सर्किट ऐसे कुछ दे रखा है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और बैटरी कनेक्शन दिया है कुछ, 6 वोल्ट की बैटरी दी है अपन को, 6 वोल्ट की बैटरी दी है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी। और पूछा क्या है, पूछा है पावर कंज्यूम, पावर इन 2 ओम रजिस्टर, पावर कंज्यूम इन 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे ये बताना है, ठीक है। तो देखो 3 रजिस्टर है, कितने हैं 3, नंबर कितने हैं 3 है, तो 2 को तो पैरेलल में लगा दो, 2 को पैरेलल में लगा दो और 1 को सीरीज में लगा दो। देखते देखो 6 ओम, फिर 2 को पैरेलल में लगा दिया ऐसे, ठीक है, 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये 6 ओम। देखो यहां से 6 और 6 का पैरेलल, 6 और 6 का पैरेलल 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3। अच्छा एक चीज याद रखना, ये 1/r इक्विवेलेंट निकला है, r इक्विवेलेंट क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहां पे 3 ओम, यहां पे 6 ओम, तो टोटल 9 ओम। r इक्विवेलेंट अभी कितना आया, टोटल 9 ओम आया। क्लियर। तो करना क्या है, 2 को पैरेलल में और उसके साथ में एक सीरीज में। क्लियर है, आ गया। इसमें पावर निकालनी है, तो इसमें पावर कैसे निकलती है, पावर का फॉर्मूला देखो जाओ, पावर का फॉर्मूला या तो वी आई या I²R या फिर V²/R। अब सर कौन सा फॉर्मूला यहां पे पुट करें, तो पहली चीज, अगर आपको रेजिस्टेंस जो भी है वो सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है, सीरीज में दिख रहे हैं, तो यहां पे आप I²R वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। पावर VI वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, VI वाला फॉर्मूला पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी आएगा, पावर डिलीवर्ड बाय द, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, बाय द बैटरी इज VI। वो तो निकालना ही नहीं है अपन को, तो I²R या फिर V²/R। तो पहले तो यहां से R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है, तो 1 + 2 यानी 3 ओम होगा। क्लियर है, R इक्विवेलेंट आ गया, तो यहां से I भी निकलेगा, V = IR, I = V/R, यानी 6/3 यानी 2 एम्पियर। मतलब करंट यहां से 2 एम्पियर इधर और यहां पे भी 2 एम्पियर इधर, इसमें भी 2 एम्पियर ही जाएगा करंट। दोनों में सेम होता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो इसमें भी 2 एम्पियर गया। पावर का फॉर्मूला I²R, R की वैल्यू इसके लिए कौन से में निकालना है, पावर 2 ओम में निकालना है, तो पावर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 8 वॉट ये पावर कंज्यूम होगी, 8 वॉट वाली पावर कंज्यूम होगी। क्लियर है, मिटा दे, ठीक है। फटाफट फटाफट तुम लोग भी करो साथ के साथ में, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आए फिर वीडियो को आगे देखो। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो ये रहा, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स क्यू आई एंड टी,
तो पहले में तो क्यू आई टी दे रखा है, दूसरे में दे रखा है क्यू वी एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली आर। तो ऑप्शंस दे रखे हैं सीधे सीधे। ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं देखो, ए ऑप्शन है अपने पास में, ए में फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और सेकंड है W इज इक्वल टू V बाई क्यू। तो आपको देखना क्या है कि कौन सा फॉर्मूला दोनों में सही है ना, A में सही है, B में सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है। तो B में ऑप्शन है अपने पास में Q इज इक्वल टू आई टी, और सेकेंड वाला है इसमें अपने पास में, ये तो फर्स्ट था, और सेकेंड वाला है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। और C में अपने पास में ऑप्शन है Q इज इक्वल टू आई अपॉन टी, और V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। और D ऑप्शन में अपने पास में फर्स्ट है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q इज इक्वल टू V बाई W। क्लियर? तो कौन सा सही है A B C D में से? तो देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है W इज इक्वल टू V बाई क्यू, नहीं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, फोर्थ वाला फॉर्मूला। तो यहां पे देखो V इज इक्वल टू W बाई क्यू ये रहा, यहां पे Q इज इक्वल टू I बाई टी सही है, Q इज इक्वल टू I बाई टी सही है क्या? Q इज इक्वल टू I बाई टी नहीं, I इंटू टी होता है, तो ये भी गलत है। ये देखो फर्स्ट वाला गलत, सेकंड वाला के दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी सही है, Q इज इक्वल टू आई टी कर लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। फिर W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, हो सेकंड सही है, थर्ड तो ऑब्वियस गलत होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट ही आते हैं, ठीक है, सिंगल करेक्ट ही आते हैं। तो डी वाला तो देखो वैसे भी देख लो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ये ऑप्शन सही है, Q इज इक्वल टू W बाई V बाई W जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है क्योंकि V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। क्लियर? अब देखो इसके बाद में अपन चलते हैं 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है। क्लियर? देखो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका फॉर्मूला लिख देंगे फिर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। 1 एम्पियर डिफाइन करना है, 1 एम्पियर डिफाइन करना है। ये कैसे डिफाइन होगा, कहां से डिफाइन करें, यहां से डिफाइन करें, मेरे हिसाब से तो यही होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये क्यू बाई टी की वैल्यू 1 हो जाए तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओहो, तो क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज passing through a conductor for 1 second, then the current produced in a conductor is 1 ampere. 1 coulomb charge passing through a conductor for 1 second, या फिर in 1 second लिख लो, in 1 second, then current produced across conductor is 1 एम्पियर। करंट प्रोड्यूस क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपने पास में एक और क्वेश्चन है 2019-20, देखो अब 19 और 20 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, MRQ है ये। क्या है? MRQ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। बेटा दे, देखो 19 और 20 दोनों में आ गया है,
देखते हैं, देखो क्या है 19 के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट ने प्लॉट किया ग्राफ वी आई कर्व, ठीक है, जिसमें उसने क्या रखा है, आई को यहां पे रखा है, वी को यहां पे रखा है, आई इधर है, वी इधर है, और इसने ऐसे 3 रजिस्टर्स देखे, R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। क्लियर है? और बोला है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट ट्रू है इसके लिए वो टिक करो आप। तो ऑप्शंस अपन इधर लिख देते हैं, ए बी सी डी। ओहो हो, उल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है, ए सी बी डी है ना, ठीक है कोई नहीं, ए बी सी डी, अपन तो ए बी सी डी कर लेते हैं, ठीक है। ए अपन लिखते हैं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, बी अपन लिखते हैं R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है। सी अपन लिखते हैं R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, और डी अपन लिखते हैं R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3, ठीक है। ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले यहां पे देखते हैं इस आई और वी कर्व का स्लोप क्या देगा। पहले तो ये चीज देखो कि इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप होता है tan थीटा से निकालते हैं, और आई अपॉन वी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आई अपॉन वी, v इज इक्वल टू आई आर होता है, चलो v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई अपॉन वी क्या होगा, 1/r होगा, हो 1/r होगा। अब जिसमें जितना ज्यादा एंगल उसका स्लोप उतना बड़ा, जिसका जितना बड़ा एंगल उसका स्लोप उतना बड़ा, ठीक है। जिसमें जितना बड़ा एंगल, एंगल जितना बड़ा होगा, इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, फिर इसमें थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसको मानते हैं θ2, इसको मानते हैं θ1 और इसको मानते हैं θ3, ठीक है। तो जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, ठीक है, क्लियर है। तो स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ठीक है। 3 से तो छोटा है स्लोप, स्लोप ऑफ 3, स्लोप ऑफ थर्ड R3 is greater than slope of R1 is greater than slope of R2, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, क्लियर। अब स्लोप जिसका जितना ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही छोटी ये वाली वैल्यू होगी, समझ रहे हो ना, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्लोप के और रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू अगर जितनी ज्यादा बड़ी है, स्लोप वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, स्लोप जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस छोटा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेजिस्टेंस R3 सबसे छोटा, तो R3 इज लेस देन R1 इज लेस देन R2, तो R2 सबसे बड़ा, R1 उससे छोटा और R3 सबसे छोटा, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, डी ऑप्शन कैसे आया, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, ठीक है। ये 19 और 20 दोनों में आया है, और क्या पता अब भी आ जाए, ठीक है, क्लियर है। आगे समझ में, स्लोप वाला क्वेश्चन मिटा दे, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ स्टेट ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ जो स्टेट करने को है ना, स्टेट ओम्स लॉ, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 19 में है, ठीक है, 21 में भी है और 22 में भी है। देख लो भाई, 2019 में भी है, 21 में भी है, 22 में भी है, क्लियर है। 19 में भी है, 21 में भी है, 22 में भी है ना। अब 19 में तो सिर्फ ओम्स लॉ दिया था, 21 और 22 में क्या क्या दिया है, एडिशनल है,
21 और 22 में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोली है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोली है, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ये भी बोला है। ओम्स लॉ मैंने डिफाइन करवा ही दिया है। ओम्स लॉ क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। जो करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। टेम्परेचर, प्रेशर, अदर फिजिकल क्वांटिटी यानी ह्यूमिडिटी वगैरह सब कांस्टेंट होनी चाहिए, तब जाके ऐसा होगा। क्लियर है? डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। आगे समझ में? अच्छा, एक 2021 में एक और क्वेश्चन है, डिफाइन 1 ओम। 21-22 के अंदर डिफाइन 1 ओम। अब ये 1 ओम क्या बोला है, कैसे डिफाइन करो? मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब कहां से डिफाइन करोगे? यहां से या यहां से? कहां से भाई? ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो ये तो 1 होने से रहा, रेजिस्टिविटी नहीं होगी। तो इसके और इसके 1 होने से तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है, ठीक है। ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो रेजिस्टेंस भी 1 हो जाएगा। मतलब रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट इज यूनिटी, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज यूनिटी, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो 1 आ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर भी 1 होगा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन तो छोड़ते, आगे देखते। देखो फटाफट फटाफट। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ये रहा 2020 का क्वेश्चन है। फिर वापस से वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। बोला है नाइक्रोम वायर आपको दिया है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? जो ग्राफ दे रखा है उससे आप क्या जानते हैं? नाइक्रोम वायर, ठीक है। ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। इस ग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए एक लेबल सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है। कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डूब के नैया पार नहीं होती। देखो अब आओ, क्या है, इधर V दे रखा है, इधर I दे रखा है। V कैसे दे रखा है? 0.4, 0.8 है ना, 1.2, 1.6 और 2.0। फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तुम्हें पॉज करके क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां से ऐसे ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ में कुछ पॉइंट्स भी लोकेट हैं, 0.1 पे और 0.4 पे एक पॉइंट है, ठीक है। 0.2 पे, 0.8 पे एक पॉइंट है। 0.2 पे, ओहो मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ऐसे बनेगा। 0.1 पे, 0.8 पे, ठीक है। फिर 3 पे, 3 और 1.2 के बीच में है, और 3 पे और 1.2 पे है, 3 पे और 1.2 पे है, ठीक है। तो बस 2 ही पॉइंट अपन को रिक्वायरमेंट ही 2 पॉइंट की होगी, ज्यादा से नहीं होगी। तो पहला आप रेशो देखो, है ना, V और I का। तो V अपॉन I निकाल लो, तो क्या आ जाएगा जो अपन ने करा पहले। V अपॉन I निकालो, V की वैल्यू क्या है? 0.4 अपॉन 0.1। तो 0.4 अपॉन 0.1 यानी 4 ओम आनी चाहिए। दूसरे से देखो 0.8 अपॉन 0.2, 0.8 अपॉन 0.2 यहां से भी 4 ओम आना चाहिए, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन से 1.2 अपॉन 0.3, 1.2 अपॉन 0.3, 3 4 जा 12, 4 ओम आएगा यहां से भी।
देखो तीनों में ही रेजिस्टेंस सेम आ रहा है, तीनों में ही रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। तो यहां पे ये क्या है, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। किसका है, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट ओमिक कंडक्टर। और नाइक्रोम वायर भी यहां पे यूज किया गया इन्होंने, ठीक है। नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 4 ओम है। क्लियर है, वो क्या है, 4 ओम है। आगे समझ में, ठीक है, मिटा दे, ओके। अब देखो 2016 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन था, आई और वी के अंदर। ये वाला नहीं करवाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा तो दूंगा, और ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो फिर 2016 के अंदर 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया था, स्टेट ओम्स लॉ, ठीक है। 2016 के अंदर स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज के अंदर लेबल डायग्राम कैसे बनाओगे, सर्किट डायग्राम बनाओ नॉर्मल सा कैसे, ऐसे 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 बटरी लगाई, ठीक है ना। फिर इधर क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। बल्ब मत लगाना, बल्ब से ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि बल्ब हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, तो रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा उसका टेम्परेचर के साथ में, तो बल्ब मत लगाना, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हमने, क्लियर है। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने के बाद में हमने एक एमीटर लगा दिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दे देना भाई, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हम आगे गए, फिर हमने एक क्या कर दी, एक की लगा दी जो कि ओपन थी, है ना, क्लोज की नहीं करी है अभी तक। फिर बाद में हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, खत्म बात। हमने एक की लगाई है, नॉर्मल सी की लगा दो खाली। ये लेबल डायग्राम है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ वुड यू सी दिस ग्राफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और आपको कैसे पता लगेगा कि मेटेलिक कंडक्टर के किस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर किस तरीके का ग्राफ आता है, क्योंकि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कर्व आना चाहिए, है ना। डेल्टा वी और आई के बीच में कर्व कैसा आना चाहिए, डेल्टा वी और आई के बीच में कर्व कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कर्व आना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन किस तरीके से आप इसके डिटरमाइन करोगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका स्लोप ले लेके, है ना, स्लोप लेके डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे, देखो मैं बताऊं एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स को पहले मैंने 1 ओम लिया, है ना, इसमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, 1 ओम निकाला। फिर हमने यहाँ पे वोल्टेज, वोल्ट मीटर में वोल्टेज और एमीटर में करंट की रीडिंग नोट कर ली, V और I की रीडिंग नोट कर ली एट R की वैल्यू 1 पे V और I की वैल्यू आ गई। फिर 2 लिया तो V और I की वैल्यू आ गई, 3 लिया तो V और I की वैल्यू आ गई। अब हम V और I की वैल्यू से रेजिस्टेंस को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ग्राफ प्लॉट करा X और Y एक्सिस पे। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है। कैसा कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो हमें पता लगेगा कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर आएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। 3 फैक्टर बताने हैं, लिस्ट 3 फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर लेंथ पे, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर पे, है ना, टेम्परेचर पे डायरेक्टली, है ना, लेंथ पे डायरेक्टली, क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली। हो लाला, इनवर्सली है क्रॉस सेक्शन एरिया,
ठीक है, 3 फैक्टर हो गए। क्लियर है? राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, एसआई यूनिट बतानी है रेजिस्टिविटी की, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर मारा जाएगा तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर क्या आएगी, ओम मीटर। देख लो इसको फटाफट देख लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। ठीक है, कौन कौन सा, देखो क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर मटेरियल के डिपेंड है, मतलब रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फिर बोला है बी, इसका बी पार्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर दे रखी है, ओम में नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर है। रेडियस मतलब हो रेडियस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ये रेडियस है, लेंथ नहीं है, रेडियस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का। फिर आगे दे रखा है इफ द रेजिस्टिविटी, यानी रो दे रखा है, रो दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ, मतलब एल निकालना है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो आर ए बाय रो इज इक्वल टू एल। आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 10 ओम, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, एरिया नहीं है, रेडियस दे रखी है 0.01, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आर को, स्मॉल आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। कैसे आया, 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आएगा, डिवाइड बाय रो, रो की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻8, 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखो ओम से तो ओम मारा गया, 1 मीटर से 1 मीटर मारा गया, मतलब मीटर बचेगा ऊपर। ठीक है, अब देखो 10 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁻4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻8, 4 का स्क्वायर नहीं करना, 4 टू जा 8 होता है। ठीक है, डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁻8 और मीटर में 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, मतलब पाई अपॉन 5, ये मीटर में आएगा लेंथ। पाई अपॉन 5, पाई की वैल्यू लगाना 3.14 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.6 और 2। ठीक है, 0.62 मीटर ये आएगी लेंथ। क्लियर है, आगे समझ में? ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं 2017 का, ये भी सेम है ना, इसमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रो फाइंड आउट करना है, रो फाइंड आउट करना है, लेंथ दे रखी है 1 मीटर की। ठीक है, रेडियस दे रखी है 0.01 मीटर की। ठीक है, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल आर की वैल्यू 20 ओम, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर की वैल्यू 20, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर करना है, तो पाई आर की वैल्यू वही लिखे अपन, देखो यह भी 0.01 है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻8
-4 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -8 आ जाएगी और ये 20 पाई इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये रो की वैल्यू आ गई। यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना 20 को। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है तुम लोगों को? देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में, मिटा दे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे देखते हैं आप क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल वाले। देखो भाई, सीरीज पैरेलल वाले रेजिस्टेंस सिस्टम वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो एमसीक्यू करें पहले, ठीक है, 2023 का एमसीक्यू करते हैं। दो एलईडी बल्ब्स हैं, ठीक है, ऑफ 12 वॉट, ठीक है, 2 बल्ब्स, ठीक है, कितने वॉट के हैं? 12 वॉट के हैं। तुम लोग पहले ट्राई करो इसको अपने आप से, ठीक है। अच्छा, दोनों 12 वोल्ट के हैं? नहीं, एक 12 वोल्ट का है एंड एक 6 वॉट का है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगा दिए, ठीक है। इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट बल्ब, है ना, आई जो जा रहा है 12 वॉट के थ्रू, 12 वॉट के थ्रू, आई फॉर 12 वॉट इज 0.06 एम्पियर, ठीक है। द करंट थ्रू 6 वोल्ट बल्ब इज, अब देखो दोनों किस में है पहले तो समझाओ, सीरीज में। सीरीज में है तो करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसमें करंट अगर 12 वोल्ट में 0.06 एम्पियर है तो दूसरे वाले 6 वोल्ट में भी कितना होगा? 0.06 ही होगा। बिना देखे करना है, कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, ठीक है। 0.06, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का। इफ द पर्सन हैज 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू, है ना, 5 रजिस्टर हैं, 5 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस है 1 का रेजिस्टेंस, तो 1 के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 1/5 ओम, है ना, हर एक 1/5 ओम। देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय द कनेक्टिंग देम इन, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, किस में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा? सीरीज में लगाने पे या पैरेलल में लगाने पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में आएगा? ओहो सर, दिमाग का कचरा हो रहा है दिमाग। देखो सीरीज में सीधे प्लस हो जाते हैं और पैरेलल में 1 अपॉन करके प्लस होते हैं, पैरेलल में 1 अपॉन करके प्लस होते हैं। तो सीरीज में ज्यादा आना चाहिए, पैरेलल में कम आना चाहिए। पर क्वेश्चन घुमा हुआ है भाई, क्वेश्चन घुमा हुआ है। मैं दोनों से ही करके देखता हूं, देखिए पहले एक बार। आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज, क्योंकि घुमा हुआ क्वेश्चन इसलिए है कि सीरीज से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है आने को, पर यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये वैल्यू मैटर करेगी। देखो अभी देखते हैं, सीरीज में डायरेक्ट प्लस करते हैं, मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, है ना, ऐसे ही 5 बार प्लस कर देता हूं मैं। एलसीएम आएगा 5, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, है ना, तो 5/5 यानी 1 ओम आना चाहिए सीरीज के अंदर। आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज, सीरीज में ही आना चाहिए। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट करते हैं और 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, 5 बार है। अब इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर चला जाएगा 5, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। तो कितना आएगा? आएगा 25। कितना आएगा? 25 आएगा। 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है, 5 5 जा 25। तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है,
इन पैरेलल। अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल में 21/25। ओहो वेरी सॉरी बेटा, यहां पे ही सही है, हाँ, सीरीज में ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ओम, है ना, 1 ओम होगी, 25 ओम नहीं होगी। क्लियर है? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ 2 ओम इज, सारे के सारे 2 ओम के हैं और 4 रजिस्टर हैं, तो चारों को मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 इंटू 2। सीरीज में कर दो ना भाई, सीरीज में लगा देते हैं, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको प्लस कर देते हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8। ठीक है, आ गया ना समझ में? 2021-22 में एक सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन आया था, देखो कैसा क्वेश्चन 21-22 में। अरे भाई तू कहां गिर रहा है लाला? देखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये 20 ओम का है, और बैटरी नहीं दे रखी, इधर एमीटर लगा रखा है। ठीक है, अच्छा आर इक्विवेलेंट निकालना, बैटरी की जरूरत नहीं है अपन को, वोल्टेज भी मान लो, ये लो आर इक्विवेलेंट निकालना। यहां से चले, सर्किट में चलना बहुत जरूरी है, बिना चले तो कुछ होगा नहीं लाला। ठीक है, तो सर्किट में चलो, पहले यहां से चले तो इस जगह से क्या होगा, यहां पे गए तो करंट मान लेते हैं, बैटरी से करंट निकला आई, यहां पे आई, इधर आए तो यहां भी आई, यहां पे I1 गया होगा, यहां पे I2 गया, यहां पे I2 गया, फिर यहां पे वापस से I आया, I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों मिला I आया। आप देखो इन दोनों में I2 दोनों में करंट सेम, तो दोनों किसमें सेम करंट होने वाले, सीरीज में हो जाता है। सीरीज में डायरेक्ट प्लस कर दो, तो 10 + 10 20 ओम, और इसके ऊपर भी एक 20 ओम का लगा हुआ है, और इसके आगे एक 20 ओम का लगा हुआ है, और इधर एक पीछे 10 ओम का है। अब देखो ये 20, यहां पे I1 है और यहां पे I2, ये 20 और ये भी 20, मतलब दोनों पैरेलल में, करंट किस में डिफरेंट रहता है, पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल में है, तो 1/20 + 1/20 करेंगे तो क्या आएगा 2/20, यानी 1/10। रेसिप्रोकल करोगे तो 10, रेसिप्रोकल भी तो करना है क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट आया है। ठीक है, रेसिप्रोकल किया तो 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया, तो मतलब इन दोनों को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं 10 ओम लिख सकते हैं। तो यहां पे 10, यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 10 ओम, यहां पे भी 10 ओम, 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 ओम। ठीक है, 40 ओम आएगा इसका। ठीक है, 21 और 22 दोनों में आए, तो इन चीजों को बोलते हैं MRQ, जो 21 में भी आया और 22 में भी आया है उसे बोलते हैं MRQ, जो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं तुम्हें। हाँ, 2020 में अच्छा क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, तो लिस्ट 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सीरीज सर्किट इन होम्स। तो सीरीज सर्किट को घरों में क्यों यूज नहीं लेते? जैसे अगर एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, ऐसे एक बल्ब है
और फिर उसके आगे एक फैन है, ठीक है, एक अप्लायंस और है, ये फैन है, ठीक है। तो अगर मैंने इसका स्विच ऑन किया बल्ब का, तो फैन भी रन करेगा उसमें, मतलब बल्ब चला है तो फैन भी चल रहा है, ये सीरीज होता है, ठीक है। अब अगर बल्ब खराब हो गया तो फैन भी चलना बंद कर देगा, क्योंकि ये खराब हुआ तो सर्किट ब्रेक, सर्किट ब्रेक तो फैन चलना भी बंद कर देगा। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, ये वोल्टेज अलग लेगा और ये वोल्टेज अलग लेगा, तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप लेस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा इसमें। तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो मतलब सब में सेम वोल्टेज जाता है, 220 इसमें, 220 इसमें, 220 इसमें, आगे भी 220। अब सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है, इसमें 220 गया तो आगे वाले में अब जाने के लिए है ही नहीं, 220 तो पूरा आता है। मान लो 220 में से 110 ये खा गया तो आगे वाले में भी 110 ही जाएगा। अब वो 220 पे काम कर रहा है तो फिर वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, फिर उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, क्लियर है। या फिर वो काम धीरे धीरे करेगा, कई बार फेज कम आते हैं तो कई बार धीरे धीरे लाइटें जलती है, फैन धीरे चलने लग गया, बल्ब ग्लो कम कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके डिसएडवांटेज है। फिर देखो बी वाला पार्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है। देखो ए और बी दो टर्मिनल दे रखे हैं, यहां पे है अपने पास में बी और यहां पे है अपने पास में ए, ठीक है। इधर तो ए है, यहां पे बी है। ए पे क्या है 3 ओम, यहां पे 3 ओम है, यहां पे 3 ओम है, यहां पे 15 ओम है, यहां पे 6 ओम है, यहां पे 4 ओम है, ठीक है। 3 3 15 6 4। अब देखो यहां से ए से बी के बीच में निकालना है ना, यहां से अपन चलते हैं आई से, तो यहां पे I1 गया होगा, यहां पे I2 गया होगा, यहां पे I3 गया होगा। तो यहां से I3 जो आया वो I3 इसमें आएगा, यहां से I2 जो आया वो I2 यहां पे आएगा, यहां पे भी I1 आएगा, यहां पे भी I1 आएगा। देखो इन दोनों में करंट सेम, इसमें करंट सेम है, इसमें करंट सेम है, तो मतलब क्या होगा, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 6 और 4 10। तो मतलब अपन यहां पे एक रजिस्टर लगा सकते हैं 10 ओम का, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। ये 6 + 4 हो जाएगा, 6 + 4 10, ठीक है। ये 3 + 3, ये 3 + 3 6 ओम, ये 15 ओम रहेगा, है ना। और यहां पे भी अपन ने एक 6 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अब देखो यहां से अपन चले तो इधर भी अलग है I1, इधर भी I2, इधर भी I3, तीनों में करंट डिफरेंट है। करंट अगर डिफरेंट है तो तीनों पैरेलल में, तो तीनों का निकाल लो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 + 1/15 + 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 या 30, दोनों आ सकता है। 30 ले लो, ये लो 30, यहां पे इसको डिवाइड किया तो 3, इसको इससे डिवाइड किया तो 2, इसको इससे डिवाइड किया तो 5, 5 2 7 और 3 10, 10/30 यानी 1/3, यानी R इक्विवेलेंट इज 3 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम है, क्लियर है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम, 2020 का क्वेश्चन है ये, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सीरीज पैरेलल हो गया, पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो भाई 2021 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक आदमी है, क्वेश्चन मैं तुम्हें बोर्ड पे दे देता हूं और फटाफट तुम एक बार इसको कोशिश करो कि हो जाए। ओहो 2 कपड़े हैं क्या, ये भाई ठीक है भाई, ये लो
करो कोशिश। देखो इसका ए पार्ट करते हैं। इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50 टू बाय 1 किलोवाट एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आर के लिए ₹3.5 देने पड़ते हैं। ठीक है, 3.50 रुपीज। ठीक है, हिज जनरेटर हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट, और पावर कितनी दे रखी है? 2 किलोवाट की। ठीक है, द जनरेटर प्रोड्यूस एनर्जी एट मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स। टाइम कितना दिया है? 3 आवर्स का दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए एनर्जी निकालो। तो पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो एनर्जी निकाल लेंगे पावर इंटू टाइम करके। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर है 2 किलोवाट इंटू टाइम है 3 आवर्स। ठीक है, तो एनर्जी क्या आएगी? 3 2 जा 6 किलोवाट आर। 6 किलोवाट आर आ गई, ये एनर्जी आ गई। अब 1 किलोवाट आर के लिए ₹3.5, 6 किलोवाट आर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 kWh के लिए 3.5 रुपीज, 6 kWh के लिए 3.5 इंटू 6। ठीक है, तो कितना आएगा? 21। 5 6 जा 33, 6 3 जा 18, 21 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे बात समझ में? तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा। इसका बी पार्ट है, अ स्टूडेंट बॉयल वाटर एंड इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। तो मतलब टाइम दिया है, इसका बी पार्ट कर रहे हैं, तो टाइम दिया है 20 मिनट्स। ठीक है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द बॉयल टाइम ऑफ वाटर। बाकी जो सेम मेन सप्लाई थी, मेन सप्लाई कौन सी? ये जो आ रही है अपने पास में, ये वाली। ठीक है, फिर और उसको क्या करना है? ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द बॉयल टाइम ऑफ वाटर। ये 20 मिनट था ना, इसको कम करना है कि 10 ही मिनट में पानी गर्म हो जाए, 12 ही मिनट में पानी गर्म हो जाए, है ना? ऐसे कम करना है उसको, 8 ही मिनट में हो जाए, 5 ही मिनट में हो जाए। ठीक है, टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो इसको क्या करना चाहिए कि हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? देखो, हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है क्या? अहो सर, हमको तो पढ़ा है नहीं ऐसा। तो H इज इक्वल टू I² RT पढ़ा है ना, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L बढ़ाओगे, R बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। तो क्या करना है उसको? हीट बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा ना भाई, हीट बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो लेंथ इंक्रीज करवाओ या डिक्रीज करवाओ? इंक्रीज करवाओ। लेंथ इंक्रीजेस। लेंथ को अगर इंक्रीज करवाओगे तो, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा तो टाइम रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस होगा। क्लियर है? आगे समझ में? आगे समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।